हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भर्ती जो है कभी भी आ सकती है। उसी के संदर्भ में जो एग्जामपुर के विवेक सर ने संजीवनी सीरीज लॉन्च की है, उसी का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक यूपीएसआई भर्ती 2000 परीक्षा 2025। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो है ये सीरीज करवा रहे हैं। संजीवनी सीरीज में जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस 2017 में एसआई में पूछे गए हैं, 2021 में पूछे गए हैं, उन सब का हम सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, तो यानी जिस चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम करवाते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपको इसे करने के बाद अगर आप एक वीडियो 2-3 बार देख रहे हैं या फिर हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, और जिनका अभी बेसिक ही नहीं तैयार है, तो वो आप हम कहेंगे कि पहले क्लास मतलब देखिए, उसके बाद आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह तो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है एक प्रकार से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं या फिर यहाँ पर चढ़ाते हैं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो आपको देखने में भी सरल होगा, या फिर आप कह सकते हैं आपको पता भी चल जाएगा कि नहीं ये वीडियो अपलोड की गई है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 140 क्वेश्चन तक हो गया था, अब बात करने वाले 141 नंबर क्वेश्चन की। तो 141 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था। ठीक है, हमको बताना है कि कितनी बार बढ़ाया गया था, तो आप कहेंगे कि 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, हमको बताना है किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्ति और प्रतिष्ठा होती है, मतलब वह कौन सा मामला है। तो आप कहेंगे कि वह है आपका संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश करने और पारित करने वाला मामला। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये किसके पास होता है, तो आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है। ठीक, 144 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी मूल प्रस्ताव इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी होती है। तो भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि आपको पता होगा कि 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, 6 वर्ष इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है उसका आर्टिकल 328 इसका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, आर्टिकल 328। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या अनिवार्य है हमको ये बताना है। तो इसमें जो है उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान अनिवार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉट के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो कौन सा दिशा निर्देश जो है आपको इनकार किया था करने के लिए, तो आप कहेंगे किसके मामले में, केहर सिंह बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने से इनकार कर दिया था। ठीक, कौन थे, केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था। तो किस संशोधन द्वारा हटाया गया था हमको ये बताना है। तो ये हटाया गया था आपका 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है,
इसके द्वारा ये हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। अब ये क्या है, 301 के तहत एक विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। हमको बताना है कि कौन सा विधेयक है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 110, ठीक है, ये जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया था। ठीक है, हमको बताना है कि किसने जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया था। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। ठीक, इन्वेस्ट इंडिया की बात कर रहा है, तो ये है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित शामिल है। हमको बताना है कि प्राक्कलन समिति में क्या क्या शामिल है। तो आप कहेंगे केवल लोकसभा के सदस्य जो है उसमें शामिल होते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि किसने जोड़ा था। तो आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने जोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति ... को सौंप सकती है। मतलब कि किसको सौंप सकती है, हमको ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानव अधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा ... के तहत परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कि किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो आप कहेंगे कि धारा 2D के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है। तो लोकसभा की बात कर रहा है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है। ठीक है, हमको बताना है कि किसके मतलब कौन सा अनुच्छेद यह करता है। तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 355। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था विषयों को ... के तहत रखा गया है। तो आपको बताना है कि किसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो पुलिस है और लोक व्यवस्था है जो आपकी इस राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है कि ठीक स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि संविधान को कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 340 में यह बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने ये प्रश्न कराया था, ये आते हैं आपके राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है कि राष्ट्र सर्वत्र भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो 162 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, आर्टिकल 44 में यह बात कही गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषय आपराधिक कानून भारतीय संविधान की निम्नलिखित सूची में किसके अंतर्गत आता है। तो हमको बताना है कि विषय आपराधिक कानून जो है किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत यानी कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक रूप से अधिकृत है। तो ये कौन जो है संवैधानिक रूप से अधिकृत है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये है आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन अथवा सीमाओं में परिवर्तन ... द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह संघ की संसद द्वारा कानून की साधारण प्रक्रिया में सामान्य बहुमत से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में लोक अदालत आयोजित करता है। हमको बताना है कि ये कौन सा संगठन करता है लोक अदालत। तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई। तो आपको बताना है कि किसने जो है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई है, इसका जवाब देना है। तो ये बनाई है आपकी परिवहन मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, परिवहन मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। तो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार आपको बताना है किसके पास है। इसमें कुछ नियम भी दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। ठीक है, तो किसके पास होना चाहिए आपको ये बताना है। तो केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, पी और क्यू दोनों के पास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, हमको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पी कह रहा है कि व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, और क्यू कह रहा है अपहरण विरोधी अधिनियम। ठीक है, तो इस एक केवल पी वाला ऑप्शन ही सही है, यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं, यानी केवल पी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा दिया गया है क्या, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। तो आपको बताना है कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। तो ये है आपका राष्ट्रपति के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है। पी कह रहा है यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्यू कह रहा है यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पी और क्यू दोनों ही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, हमको ये बताना है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो 173 नंबर क्वेश्चन का हमें बताना है कि कौन सा मामला किससे संबंधित है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो है इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, हमको ये बताना है। तो 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पी कह रहा है अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ यानी कॉलेजियम में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरा क्यू कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 175 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो केवल क्यू ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन क्यू केवल सही है, यानी क्यू में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पद के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, तो 2 महीने के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं। संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं। तो संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है और लोकसभा में कितने सांसद हैं, 545। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, 178 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये शपथ ग्रहण करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के तत्वाधान में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। ठीक, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक डॉट हैं, क्या हैं। तो आप कहेंगे कि एक संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। पी कह रहा है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती हैं। क्यों कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पी और क्यू दोनों ही सही बात है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, पी और क्यू दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। पी कह रहा है कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। क्यू कह रहा है उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकार को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है। तो पी और क्यू दोनों ही बातें सही गई हैं, ठीक है, पी और क्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही है। 184 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि संसद डॉट से आरंभ होता है। तो संसद किससे आरंभ होता है हमको ये बताना है। तो संसद जो है दोनों सदनों के राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से स्टार्ट होता है, ठीक है, आरंभ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है। हमको बताना है कि मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है। तो ये है 18 वर्ष। ठीक, आपको पता होना चाहिए 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी साल है। विधानसभा की बात कर रहा है। तो 186 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें जिस सूची में वे दी गई हैं उनमें सही तरह से मेल खाती हैं। ठीक है, रेलवे समवर्ती सूची में है, परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो हमको बताना है कि 187 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो केवल क्यू जो है सही है। ठीक है, यानी ये केवल सही है। रेलवे जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आती है, ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। और आपका परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन जो है आपका संघ सूची में आता है। ठीक है, यही ऑप्शन केवल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है। हमको बताना है कि जो राज्य दिए गए हैं ऑप्शन में उनमें से किस में जो है एक सदनीय विधायिका है, ये बात बतानी है। ठीक है, तो गुजरात में केवल एक सदनीय विधायिका है। ठीक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो ये किया गया था आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हमारा दिया गया है क्या, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है। तो ये है संघ सूची का हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संघ सूची। आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है। पी कहता है अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान न्यायवादी के पास भारत के श्रेय में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। क्यों कहता है कि महान न्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमको बताना है कि किस में दिया गया है, तो मतलब कौन सी बात सही है ये बताना है। तो 191 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है पी और क्यू दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पी और क्यू दोनों ही बात सही कही गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, हमको बताना है कि इनमें से राज्यसभा के बारे में जो है कौन सा कथन जो है सही कहा गया है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र तय की गई है, ये बात सही कही गई है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया डॉट 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 द्वारा शुरू की जा सकती है। राज्य द्वारा नहीं, किसी नाम को बदलने की प्रक्रिया केंद्र द्वारा शुरू की जाती है, मतलब केवल क्यू ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, केवल क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से या सच हैं। ठीक है, हमको बताना है कौन सी बात सही है। पी कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। और क्यों कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। हमको इसमें नहीं है बताना है, तो ये है आपका सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही है। ठीक है, हमको ये बताना है। ऑप्शन में दिया, मतलब इसमें पी कह रहा है कि संसद में संयुक्त उपयुक्त कानून बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही कही गई है। अगला क्यों कहता है कि राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, केवल एक ही बात सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में कौन सा सही है। पी कहता है कि जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। क्यों कहता है कि कोई ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, न कि सभी राज्यों पर, ये भी बात सही है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट 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 से अधिक नहीं हो सकती। तो मतलब हमको बताना है कि कितने से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, 15%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विधान परिषद की सदस्यता के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, चलिए देख लेते हैं। ये कहता है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात जो है आपकी सही है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों से के शिक्षक होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, दोनों बातें सही कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत शेयर बाजार और वायदा बाजार आते हैं। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको बताना है। राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन के करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। बी कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी बात सही है। तो ए और बी जो है दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों ही बातें सही कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियां होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डॉट 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 के द्वारा समर्थित हो। ठीक है, हमको बताना है कि कितने लोगों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो 203 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में पारित डॉट 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 का उद्देश्य है सरकार को अधिकार प्रदान करना ताकि वह
कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयला संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले की खदानों का आवंटन कर सके। ठीक है, तो 204 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो कोयला खान यानी विशेष प्रावधान अधिनियम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। हमको बताना है कि कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आगे पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत के उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न में क्या बात कर रहा है कि विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। तो हमको बताना है कि भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। तो ये है आपका पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी जो है सबसे छोटी विधानसभा है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है। तो 207 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, एक मिनट, और राष्ट्रपति इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो हमको विषय के बारे में बताना है, कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि डॉट 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 सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ठीक, तो कौन से हैं। तो आपके अध्यक्ष जो होते हैं, ऑप्शन ए, अध्यक्ष जो होते हैं सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। ठीक है, तो आज हमने 209 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अभी बचा हुआ एक क्लास और है जो इसमें हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।